अब हम पढ़ेंगे बच्चा फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, चाहे वो अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है बच्चा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखा है कि जो रेसिस्टेंस है ना, उस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा, यानी वो जो कंडक्टर है वो लेंथ वाइज छोटा है कि बड़ा है, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा अभी देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है बच्चा, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चा? कोई भी जो वायर है ना, लगभग कोई भी वायर देखा जाए तो सिलिंड्रिकल होता है, और ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो एरिया है ना, यही कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर ये वायर है बच्चा, कोई भी वायर देखा जाए घरों में तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया उसका क्या कहलाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। अगर मैं ऐसे ले लूं और एक ऐसे ले लूं, यहाँ पे मान लेते हैं ये बच्चा वायर 1 है, ये वायर 2 है, तो वायर 1 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और वायर 2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बच्चा? ज्यादा। यानी जो सिलिंड्रिकल वायर होते हैं, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखा जाए, इनका जो ये जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर होता है। इनका क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चा? सर्कुलर होता है। तो ये जितना ज्यादा एरिया वाला होगा, यानी कुल मिला के वायर जितना मोटा होगा, जितना थिक वायर होगा, उतना ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। जैसे कि मार्केट में हम बोलते हैं ना बच्चा, 2 mm का वायर, 4 mm का वायर, 1 mm का वायर, तो ये जो mm बोलते हैं ना, उसका थिकनेस बढ़ाते हैं। थिकनेस यानी मानो कि हम उसका डायमीटर बताते हैं, वायर का ऐसे डायमीटर बताते हैं। तो जितना ज्यादा ये डायमीटर होगा, जितना ज्यादा ये डायमीटर होगा, जितना ज्यादा थिक होगा, उतना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी वायर की मोटाई पर भी डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा। कैसे डिपेंड करता है अभी आगे हम बताएंगे। नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा बच्चा। सपोज यहाँ पे मैंने 2 वायर ले लिया सेम कॉन्फ़िगरेशन का, यानी उनका लेंथ, क्रॉस सेक्शन, ये जो लेंथ है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये सेम है। एक और वायर ले लिया, सेम ऐसा ही वायर ले लिया, बट मटेरियल दोनों में अलग अलग है। इसमें जो मटेरियल है ना, ये कॉपर है बच्चा, और इसमें जो मटेरियल है ये सिल्वर है। सब चीज सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसका ए ही है, लेंथ भी इसका एल ही है, सब चीज सेम है, बट मटेरियल अलग अलग है। तो क्या इन दोनों मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा? तो हम कहेंगे कि अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा अभी आगे देखेंगे। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा बच्चा। इसी शेप का मैंने प्लास्टिक ले लिया, तो ये तो इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, आप जानते हो। तो क्या मटेरियल है ना, और उस पर डिपेंड करेगा कि रेसिस्टेंस कितना लगेगा, क्योंकि मटेरियल में जो एटम्स है, मटेरियल के अंदर जो एटम्स है, वो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना इजिली अवेलेबल हो रहा है, कितना वो फ्री है, इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही ना रेसिस्टेंस। तो मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उन बातों पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर किसी मटेरियल का हम 25 डिग्री सेल्सियस पर, सपोज ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, इसका अगर हम रेसिस्टेंस 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हैं, और इसका सेम इसी वायर का रेसिस्टेंस 60 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं बच्चा, निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि रेसिस्टेंस अलग अलग आता है, यानी थोड़ा सा रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी क्यों बढ़ जाता है, हम जब डिटेल में एक एक पॉइंट लेंगे तो समझेंगे। तो इन सभी बातों पे रेसिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल का बच्चा डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन उठता है कि किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बच्चा R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। ओम्स के लॉ से R इक्वल टू क्या होता है बच्चा, V अपॉन आई होता है। ठीक है, अगर किसी मटेरियल को किसी सर्टेन वोल्टेज से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पे बच्चा हम लगा देंगे एमीटर, और यहाँ पे लगा देंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, ऐसे वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो वोल्ट मीटर इस
मटेरियल का, ये जो भी कंडक्टर है, ये जो भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता लग जाएगा, और इस कंडक्टर से कितना करंट आ रहा है वो एमीटर हमें बता देगा। तो अगर हमें किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देन उस मटेरियल को किसी वोल्टेज से ऐड करो, मतलब उसको कनेक्ट करो, और उसमें कितना करंट जा रहा है वो पता करो। और इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम भी जब पता लग जाएगा, भी हम यहाँ पे कितना वोल्ट दे रहे हैं वो हम देख सकते हैं अपने जो भी वोल्टेज का सोर्स है उससे, ठीक है। और करंट कितना आ रहा है वो अमीटर से पता लग जाएगा। तो V अपन आई जो रेशियो होगा ना, उस मटेरियल का रेसिस्टेंस होगा। तो किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस एक्सपेरिमेंट करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। आपको कोई भी कंडक्टर, चाहे कॉपर का वायर हो, चाहे सिल्वर वायर हो, चाहे एल्युमिनियम वायर हो, चाहे कोई आयरन का ब्लॉक हो, उससे कितना करंट जा रहा है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, देन वोल्टेज पता कर लो, करंट पता कर लो, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेंथ वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या देखते हैं, सपोज हम एक कॉपर का वायर लेते हैं बच्चा, एक कॉपर का वायर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका लेंथ L है, और इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का फिर कॉपर का वायर फिर से लेते हैं, लेकिन इसका लेंथ हम डबल कर देते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी A है, बट इसका लेंथ क्या है बच्चा, 2L है। दोनों को ना हम क्या करते हैं, सेम वोल्टेज से जोड़ते हैं और यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ना इसको सेम वोल्टेज से जोड़ रहे हैं और यहाँ पे भी हम एमीटर लगा देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब इसका हम रेसिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे बच्चा, V अपॉन इसमें जो करंट आएगा, वो करंट हम पता करेंगे। सपोज इसमें करंट आ रहा है बच्चा I डैश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे V अपॉन I डैश। इससे ना हमें इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। सपोज ये कंडक्टर C1 है, ये कंडक्टर क्या है बच्चा, C2 है, तो C1 का रेसिस्टेंस पता चल जाएगा V अपॉन I डैश। क्या वोल्टेज हमने सप्लाई किया है वो पता है हमें, क्या करंट आ रहा है वो पता चल जाएगा एमीटर से, और ये रेशियो निकालेंगे तो इस C1 कंडक्टर का, जो कि कॉपर का वायर है, इसका रेसिस्टेंस हमें क्या हो जाएगा बच्चा, पता चल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ करंट आएगा, सपोज यहाँ पे I डबल डैश मान लिए, और यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस कुछ आएगा 2 का, ये 1 मान लेते हैं, 1 मटेरियल ये 2 मटेरियल का, तो हमें वोल्टेज सेम दिए हैं बट यहाँ पे करंट कुछ और आ जाता है। तो हम देखते हैं ना कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आता है इसके जस्ट डबल आएगा। अगर इसका रेसिस्टेंस 2 ओम आता है तो ये कैलकुलेट होके 4 ओम आएगा, डेफिनेटली 4 ओम आएगा। अगर इसका रेसिस्टेंस बच्चा 4 ओम आएगा तो इसका 8 ओम आएगा। यानी लेंथ डबल करने से रेसिस्टेंस डबल हो जाता है, लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये डबल हो जाएगा, ये चीज याद रखना है। अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस बच्चा 2 ओम है और इसी क्रॉस सेक्शन, याद रखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चेंज किया गया है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर हम वायर ले लेंगे जो कि इसके डबल लेंथ का है, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, 4 ओम हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 ओम, डबल हो जाएगा। अगर आप ट्रिपल लेंथ का ले लो तो उसका रेजिस्टेंस 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी 2 3 6 ओम हो जाएगा। यानी आप एक ऐसा वायर ले रहे हो जिसका लेंथ ना लगभग 3 गुना है, इसके 3 गुना है, तो इसका 2 ओम है ना, तो इसका हो जाएगा 3 गुना 2 ओम इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए। यानी अगर हम इसको ऐसे समझे कि अगर हम एक वायर खरीद के लाते हैं, चाहे 1 mm का है चाहे 2 mm का है, तो 2 mm के वायर का अगर लेंथ बढ़ाते जाएंगे ना, जिस हिसाब से लेंथ बढ़ेगा उसी हिसाब से रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर हम 3 गुना लंबा वायर ले लेंगे थिकनेस को बिना चेंज किए हुए, तो उसका रेसिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ जाएगा। उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चा, 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम ऐसे समझते हैं, एक वायर है बच्चा, सपोज एक वायर ऐसे है,
और इसका रेसिस्टेंस बच्चा 10 ओम है। मान लेते हैं एक वायर है, एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है और ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है, भले यहाँ पे थोड़ा मोटा बन गया है बट ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है। अगर इसको ना इक्वली 5 पार्ट में ऐसे मैंने कट कर दिया, इस वायर को 5 पार्ट में हमने ऐसे क्या कर दिया बच्चा, कट कर दिया, इक्वल 5 पार्ट में हमने ऐसे कट कर दिया, तो हर का रेसिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। याद रखना 2 ओम हो जाएगा, हर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर इनको ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन 10 ओम हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सपोज यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, चलो इसको ऐसे ले ले, सपोज एक ऐसा लंबा सा वायर है और इसका रेसिस्टेंस बच्चा क्या है, 10 ओम। मैंने इस लंबा वायर को बच्चा स्क्वायर में ऐसे बदल दिया, तो हर अब लेंथ का कितना हो जाएगा, तो 2.5 ओम हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा। क्योंकि जो रेसिस्टेंस है ना लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना से लेंथ बढ़ेगा बिना एरिया चेंज किए हुए, बिना उसका थिकनेस चेंज किए हुए, जितना लंबा वायर लेते जाओगे उतना उसका रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना छोटा करते जाओगे उसका रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख देते हैं कि जो रेसिस्टेंस है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेसिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस बात पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर सपोज एक वायर ऐसा मैंने लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसको मैंने ना सेम वोल्टेज से मतलब वोल्टेज से जोड़ा और यहाँ पे एमीटर लगा के हमने करंट मेजर किया और इसका रेसिस्टेंस हमने पता किया। सपोज ये C1 कंडक्टर है तो इसका रेसिस्टेंस V, और सपोज यहाँ पे I1 करंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चा, V/I1। उसी तरह से इसी लेंथ का, लेकिन इस बार क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग डबल कर देंगे। इसी लेंथ का वायर लेंगे, बस इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग डबल कर देंगे। यानी अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चा A है तो इसका क्या है बच्चा, 2A है, 2A है। और इसका ना हम क्या कर दिए बच्चा, वोल्टेज वही दिए जो यहाँ पे दिए, और यहाँ पे जब हम एमीटर लगा के देखे तो यहाँ पे करंट सपोज I2 आ रहा है, तो इस बार जो रेसिस्टेंस R2 जो आ रहा है हम देखते हैं कि ये आ जाएगा V/I2। तो ये जब कैलकुलेट करोगे ना तो इसका रेसिस्टेंस ना इसके जस्ट हाफ होता है। यानी अगर इसका बच्चा, इसका रेसिस्टेंस 4 ओम होता है ना तो इसका 2 ओम लगभग आएगा। इसका रेसिस्टेंस अगर 8 ओम होगा तो इसका आ जाएगा 4 ओम। यानी ये जब कैलकुलेट करोगे, सपोज ये कैलकुलेट होके यहाँ पे अगर 4 ओम आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, 2 ओम आएगा। अगर यहाँ पे 6 ओम आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। यानी अगर एरिया हम डबल से बढ़ा दे रहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दे रहे हैं, यानी जो थिकनेस है वो डबल कर देते हैं, तो रेसिस्टेंस आधा, मतलब पहले से आधा हो जाता है, कम हो जाता है। यानी मोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होता है, मोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होता है। क्यों बच्चा, क्योंकि अगर ये मोटा वायर है बच्चा, मोटा वायर है तो इसमें ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मिलेगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, उतना अच्छा वाला करंट फ्लो करेगा, उतना अच्छा वाला करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। तो थिकनेस बढ़ाने से, मोटाई बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो रेसिस्टेंस बच्चा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना मोटा तार होगा ना रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे R, तो ये हो जाएगा L/A। हो सकता है कि हम किसी वायर का लेंथ भी बढ़ाए और विड्थ भी बढ़ाए, यानी थिकनेस भी बढ़ाए। तो इस बार R इन दोनों पे डिपेंड करेगा, यानी रेसिस्टेंस होगा इन दोनों के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। L/A के जो रेशियो आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
तो लेंथ और एरिया का जो रेशियो है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हो सकता है लेंथ ज्यादा बड़ा हो एरिया कम बड़ा हो, या एरिया ज्यादा बड़ा हो लेंथ कम बड़ा हो। हम अभी तक से क्या बता रहे थे कि एक पैरामीटर को फिक्स रख रहे थे, यानी एरिया उतना ही है, लेंथ बढ़ा रहे लेंथ बढ़ा रहे लेंथ बढ़ा रहे, तो रेसिस्टेंस जितना से लेंथ बढ़ेगा उतना से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम लेंथ फिक्स कर दे, मोटाई बढ़ाते जा रहे हैं, थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस उतना से कम होते जा रहा है। तो एक पैरामीटर फिक्स रख रहे थे, दूसरा पैरामीटर चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर सपोज किसी वायर में दोनों चीजें चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो गया एरिया भी चेंज हो गया, तो अब उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का इनवर्सली, तो एरिया नीचे आ जाएगा, लेंथ किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे बच्चा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाता है, यहां पे एक ना कांस्टेंट जेनरेट होता है। इस कांस्टेंट को बच्चा हम रो कहते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा थीटा होता है ना, उसी तरह से ये ग्रीक लेटर है। बट यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, तो रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। रेसिस्टिविटी को किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, रेसिस्टिविटी को। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है, ये आर तो रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टिविटी है, तो ये क्या है, तो ये ना बच्चा नेचर ऑफ द मटेरियल है। नेचर ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल है वो सिल्वर है कि गोल्ड है कि एल्युमिनियम है कि कॉपर है, वो क्या है, उसका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है कि उस कंडक्टर का कितना रेसिस्टेंस होगा। क्योंकि जो मटेरियल इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाएगा, स्वाभाविक है कि उसका रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बता रहे हैं ना, ये यही होता है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल यानी रेसिस्टेंस लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और ये नेचर ऑफ द मटेरियल यानी रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है तीन चीजों पे, और एक टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है अभी आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया बच्चा, लेंथ वाली बात। लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस देखो बढ़ेगा, लेकिन एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा क्योंकि ये नीचे में है, और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस मटेरियल का क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चा रेसिस्टिविटी को थोड़ा बढ़िया से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये इनके अंदर इनके एटम्स होते हैं। एटम्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो सब में एक जैसा फ्री नहीं होता है। सब मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मटेरियल का अपना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। हर मटेरियल में अपना उसका एक गुण होता है कि वो कितना रेसिस्टेंस लगाने की क्षमता रखता है। तो उसका जो अपना जो नेचर है वो रेसिस्टिविटी है। बाकी तो हर मटेरियल का लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, कम करो, लेंथ कम करो, लेंथ घटाओ, उस पर रेसिस्टेंस तो डिपेंड करेगा ही। लेकिन हर मटेरियल का अपना एक है ना कि वो कितना अवेलेबल करवा रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, या वो किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली जा रहा है कि उसको मतलब डिफिकल्टी है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। हर मटेरियल का अपना एक होगा ना बच्चा, हर मटेरियल का अपना एक नेचर होगा ना कि वो कितना इलेक्ट्रॉन इजीली जाने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मटेरियल का नेचर भी तो डिसाइड करेगा कि कितना किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम लेंथ का, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम डिफरेंट मटेरियल ले लिए, सपोज ये कॉपर है, सपोज ये सिल्वर है, सपोज ये गोल्ड है, तो क्या सबका रेसिस्टेंस सेम होगा? सबका लेंथ सेम है, सबका लेंथ एल है, सबका एरिया ए है, सब कॉन्फ़िगरेशन वाइज सब सेम है। बट इसमें ना जो मटेरियल है वो कॉपर है, इसमें जो मटेरियल है वो सिल्वर है, इसमें जो है गोल्ड है। तो क्या सबका रेसिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, सपोज यहाँ पे बच्चा क्या करोगे आप, भी यहाँ पे बच्चा भी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, आई। करंट जो आएगा आई, ये मेजर करेंगे तो यहाँ पे आर कॉपर निकालेंगे, भी अपन आई। यहाँ पे कुछ कॉपर में तो कुछ और करंट आएगा,
उसी तरह से यहाँ पे भी सेम वोल्टेज देंगे, सेम वोल्टेज देंगे। यहाँ पे जो करंट आएगा आई एस लिख दिए सिल्वर में, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा कुछ अलग आता है, यहाँ पे कुछ और आता है। भले लेंथ सेम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो और मटेरियल का नेचर अलग अलग हो, तो रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। तो इसीलिए रेसिस्टेंस ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बच्चा किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक अंदर वाला गुण होता है कि वो कितना रेसिस्टेंस लगाने की एबिलिटी रखता है। लेकिन किसी एक मटेरियल की बात करें, जैसे केवल हम बात करें बच्चा कॉपर की, तो कॉपर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, उसका थिकनेस बढ़ाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, यानी रेसिस्टेंस बच्चा ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी है, आप मान लेते हैं कि जो रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया बच्चा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ अपॉन एरिया के रेशियो के। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है सीधे हम ऐसे थोड़े लिख देंगे, सीधे हम ऐसे थोड़े लिख देंगे। तो फिर इसके हिसाब से कोई भी मटेरियल अगर सेम लेंथ का सेम एरिया का है, चाहे सिल्वर कॉपर चाहे गोल्ड, सबका लेंथ सेम सबका एरिया सेम, तब तो ये रेशियो भी सबके लिए सेम, तब सबका रेसिस्टेंस सेम। बट ऐसे होता नहीं है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको डायरेक्ट इक्वालिटी में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे समझते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया किसी चीज पे, y एक फिजिकल क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड करती है, तो x बढ़ता है तो y बढ़ता है, मान लेते हैं इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है, इन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा x जब 1 था तो y 2 था, x 2 था तो y 4 था, x 3 था तो y 6 था, x 4 था तो y 8 था, x 5 था तो y क्या था बच्चा 10 था। तो क्या यहाँ पे हम लोग सीधे अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या सीधे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी ला सकते हैं? क्या यहाँ पे बराबर हम लिख सकते हैं? तो फिर तो अगर ऐसा लिखोगे तो x1 लिखोगे तो y1 होना चाहिए, बट x1 है तो y2 हो जा रहा है। x2 लिखोगे तो y भी 2 ही होगा, बट हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में x2 था तो y4 आ रहा था, कुछ हम एक्सपेरिमेंट किए। तो इसीलिए बच्चा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी कभी भी हटाया जाता है और इक्वल लाया जाता है तो यहाँ पे ना एक कांस्टेंट जनरेट होता है, ये एक कांस्टेंट जनरेट होता है। ठीक है, इसको हम इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, सीधे इक्वालिटी में नहीं लाया जा सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे गेस करोगे तो 2 आ जाएगा, अब ये कांस्टेंट यहाँ पे 2 आएगा, अब ये फार्मूला फिट हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे तुम x1 रखो तो ये 2 है तो y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x2 रखो तो y 2 2 जा 4 हो जाएगा, x3 रखो तो y 2 3 जा 6 हो जाएगा। यानी अब ये हो गया। यानी अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के सीधे y इक्वल टू x नहीं लिख सकते हैं, तो कभी भी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो वहां पे बच्चा एक कांस्टेंट जनरेट होगा। और उसी तरीके से जैसे कि रेसिस्टेंस है, जैसे कि हम लिख रहे हैं लेंथ अपॉन एरिया के रेशियो के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जब बराबर लाएंगे ना तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा। इसी कांस्टेंट को उस मटेरियल का जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस मटेरियल का क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सपोज हम कॉपर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कॉपर का ये रेसिस्टिविटी कहलाएगा। जैसे कि हम क्या करेंगे, देखो रेसिस्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा, रेसिस्टिविटी को हम एक तरफ कर लेंगे, यानी रेसिस्टिविटी को एक तरफ कर दो बाकी इधर कर दो, तो ये ए इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और ये जो एल है इधर डिवाइड में आ जाएगा। यानी रेसिस्टिविटी जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल के बराबर। अरे ये ए आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और एल आर ए और एल उनके डिवीजन में आ जाएगा, तो रेसिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी, अगर किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी निकालना है, किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कि उस मटेरियल का हमें रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पता होना चाहिए। तो सपोज अगर मैं किसी कॉपर वायर पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो कॉपर का लेंथ तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, कॉपर का हम एरिया मेजर कर सकते हैं, और कॉपर का बच्चा रेसिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। कैसे? अभी जस्ट बताया शुरू शुरू में कि बच्चा इसको ना V वोल्ट की बैटरी से जुड़ दो, और यहाँ पे मान लेते हैं करंट I आ रहा है, एमीटर से पता लग जाएगा। तो R क्या होता है बच्चा? V/I। किसी सर्टेन वोल्टेज से जोड़ो, करंट पता करो, V/I कर लो, इस मटेरियल का R पता चल जाएगा, R पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगा। जब ये दोनों पता चल जाएगा, तीनों पता चल जाएगा, तो उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी पता चल जाएगा। उस मटेरियल की क्या पता चल जाएगा बच्चा? रेसिस्टिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी है ना बच्चा, किसी फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स वैल्यू लेता है, किसी फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स वैल्यू लेता है। सपोज मैं एक्सपेरिमेंट अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूं, तो कभी भी 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर कॉपर का आप रेसिस्टिविटी निकालो, चाहे सिल्वर का निकालो, वैल्यू सेम आएगा। जैसे कॉपर का अगर रेसिस्टिविटी निकालोगे तो ये आता है बच्चा 1.6 इंटू 10 के पावर -8। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी का बच्चा यूनिट भी हो जाएगा। जैसे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का है होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। तो ये कट के क्या आ जाएगा बच्चा? ओहम मीटर। यानी रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा बच्चा? ओहम मीटर। रेसिस्टेंस का ओम होता है, रेसिस्टिविटी का क्या होता है बच्चा? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग कुछ इस तरह से आता है कॉपर का रेसिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक 2 आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आता है, अभी टेबल हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर हम R बढ़ा देंगे या एरिया, मतलब अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे, तो फिर रेसिस्टिविटी क्या बदलेगा? तो ये कभी नहीं बदलेगा बच्चा। जैसे कि इस फार्मूला को देख के लग रहा है कि जो रेसिस्टिविटी है एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अगर किसी वायर का हम थिकनेस बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाएंगे, अगर किसी वायर का हम थिकनेस बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाएंगे, तो इसका रेसिस्टिविटी ए बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप किसी भी वायर का अगर लेंथ बढ़ाओ चाहे एरिया बढ़ाओ, ठीक है, लेंथ बढ़ाओ चाहे एरिया बढ़ाओ, रेसिस्टिविटी नहीं बदलता है। क्योंकि अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। समझ लो इसको, अगर आप एरिया बढ़ाओगे, ऐसा लग रहा है ना कि बच्चा एरिया बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि सीधा वाला रिश्ता नाता है। बट ऐसा होगा नहीं। जैसे ही आप एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट मेंटेन रहेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं बच्चा 6 इंटू 2 क्या होता है? 12 होता है ना। तो 2 को अगर हम 6 कर देंगे तो ये अपने आप 2 हो जाएगा और प्रोडक्ट 12 ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे एरिया बढ़ेगा तो R घट जाएगा, उनका प्रोडक्ट उतना ही रहेगा और रेसिस्टिविटी उतना ही रहेगा। यानी रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का फिक्स होता है जब तक से टेम्परेचर ना डिस्टर्ब करे। जब तक से टेम्परेचर अगर फिक्स है तो चाहे आप कितना भी लंबा वायर ले लो, चाहे मोटा वायर ले लो, चाहे पतला वायर ले लो, डजंट मैटर, रेसिस्टिविटी उस मटेरियल का फिक्स आता है। जैसे कि अगर सिल्वर का कुछ ऐसे आता है रेसिस्टिविटी, तो ये सिल्वर का चाहे कितना भी लंबा तार ले लो, चाहे मोटा तार ले लो, चाहे पतला तार ले लो, जब तक से टेम्परेचर नहीं बदलोगे तब तक से रेसिस्टिविटी क्या रहेगा बच्चा? यही आएगा। सिल्वर का रेसिस्टिविटी यही आएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का तभी चेंज करेगा जब टेम्परेचर चेंज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर हम बदलते हैं, अंदर के जो एटम है उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, अंदर से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके जाने का जो मूवमेंट है उस पर भी प्रभाव आएगा। तो टेम्परेचर चेंज करने से ना मटेरियल का नेचर ही बदल जाता है। यानी टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टिविटी बदल सकता है। चूंकि जब रेसिस्टिविटी बदलेगा, और रेसिस्टेंस क्या है बच्चा? ये है। तो जब रेसिस्टिविटी ये बदल जाएगा तो ये भी बदल जाएगा। यानी रेसिस्टेंस इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है।
लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, मटेरियल के नेचर पे और उसका टेम्परेचर क्या है, उस इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। और रेसिस्टिविटी की बात करें तो ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्या मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल का ये अलग अलग होगा और एक ही मटेरियल का टेम्परेचर पे भी अलग अलग होगा। रेसिस्टिविटी जैसे कि सिल्वर का रेसिस्टिविटी अलग आएगा, कॉपर का अलग आएगा, ठीक है, सबका अलग अलग आएगा। और अगर हम केवल सिल्वर की बात करें ना तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी किसी फिक्स टेम्परेचर पे भले कितना भी लंबा ले लो, पत्ता तार वायर ले लो, सेम आएगा। रेसिस्टिविटी जो है केवल टेम्परेचर पे, किसी एक मटेरियल की बात करें तो टेम्परेचर से बदल सकता है। रेसिस्टेंस इन सभी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी तक से हमने देखा कि कैसे मटेरियल का रेसिस्टेंस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, मटेरियल के नेचर यानी रेसिस्टिविटी पे और टेम्परेचर पे। तो एक्चुअली में हम रेसिस्टिविटी डिफाइन कैसे करेंगे, रेसिस्टिविटी डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेसिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए बच्चा जो जैसे कि हम जानते हैं कि जो R होता है ये होता है रो एल ए। तो रो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चा, आर ए, ये रीअरेंज करो, ए डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में और एल इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रो का फॉर्मूला, ठीक है। तो जो रो है रेसिस्टिविटी है, ये इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं लेंथ 1 मीटर। इमेजिन एक ऐसा कंडक्टर या कोई एक मटेरियल है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर ये सब 1 1 होगा तो रेसिस्टिविटी सीधे R के बराबर आ जाएगा बच्चा, क्योंकि जब यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ही आप 1 रखोगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये 1 1 कैंसल और रेसिस्टिविटी सीधे किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आएगा। यानी रेसिस्टिविटी ना एक तरह से देखा जाए तो रेसिस्टेंस है, किसका रेसिस्टेंस है, तो यूनिट एरिया वाला और यूनिट लेंथ वाले मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है। यानी रेसिस्टिविटी हमें अगर डिफाइन करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर। यानी अगर कोई भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी अगर फाइंड आउट करना है तो उस मटेरियल का 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला टुकड़ा ले लो, वैसा पीस ले लो। तो उस मटेरियल का जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उस मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टिविटी होगा, वही क्या होगा, रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये हर मटेरियल का ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है, यानी उसके अंदर का ये इंट्रिंसिक यानी अंदर का गुण होता है ये, जो कि उस मटेरियल को उसके बनावट के चलते, उसके अंदर कैसे एटम अरेंज है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है, उन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो हर मटेरियल का ना उसका अपना अंदर से मिलता है उसको ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ना तो लेंथ पे ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, वो मटेरियल के बनावट पे डिपेंड करेगा, मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करेगा, उस पर जाके डिपेंड करेगा। रेसिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, बट ये केवल मटेरियल के बनावट पे डिपेंड करेगा। यानी अगर मटेरियल की बनावट अलग अलग है, ऑब्वियसली अगर अलग अलग मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी स्वाभाविक है कि अलग अलग होगा। हाँ, ये किससे बदलता है, तो टेम्परेचर से बदलता है। अगर किसी एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी जो भी है वो टेम्परेचर बदलने से बदल सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस तो किसी भी लेंथ पे, एरिया पे, सब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है कि रो, ये एक्चुअली में ये रो क्या होता है, तो हमने पढ़ा था बच्चा रेसिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के बराबर। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने से एक कांस्टेंट आता है, वही होता है रो, यानी वही होता है तुम्हारा रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, गोल्ड का बना होगा, आयरन का बना होगा, कॉपर का बना होगा, सिल्वर का भी बना हो सकता है। तो वो जो मटेरियल है ना, वही उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी होता है, ये रेसिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चा, ओहम मीटर
ओहम मीटर, जैसे कि हमने अभी देखा कि ये बच्चा रेसिस्टिविटी का ये फार्मूला है, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल, तो क्या आ गया बच्चा ओहम मीटर। ओहम मीटर क्या होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है, यानी रेसिस्टिविटी हम ओहम मीटर में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, रेसिस्टिविटी को हम ओहम मीटर में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर हम देखें कंडक्टर का, जो कंडक्टर होते हैं ना बच्चा, कंडक्टर, इनकी जो रेसिस्टिविटी होता है, अगर देखा जाए यहाँ तक जो कंडक्टर है, मतलब स्पेशली इसमें मेटल्स रखे गए हैं, जो मेटल्स रखे गए हैं, मेटल्स की रेसिस्टिविटी ना बच्चा कम है, 10 के पावर -8 है, 10 के पावर -8 है। जैसे कि अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर की सबसे कम है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी कितना है बच्चा, कितना है रेसिस्टिविटी। अच्छा, ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे ये डेटा निकाला गया है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जैसे कि 1.60 इंटू 10 के पावर -8 ओहम मीटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 10 के पावर -8 नीचे आएगा तो 10 के पावर +8 हो जाएगा, तो 1.60 10 के पावर 8 मतलब 1 पे 8 जीरो बैठा दो बच्चा, ठीक है, ये पॉइंट उड़ाओ और 2 जीरो बैठा दो, तो 160, ठीक है। अब यहाँ पे कितना जीरो हो गया, 5 मतलब 10 जीरो हो गया, 1010 गया, तो यहाँ पे बच्चा करीब 9 जीरो बचा। तो अगर इसको लिखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 7 जीरो और फिर 16 ओहम मीटर। तो देख लो कि ये कितना कम आ रहा है, सिल्वर का यहाँ पे 0.00000 ऐसे करके बहुत कम आ रहा है, यानी सिल्वर का रेसिस्टिविटी बहुत कम है। उसी तरह से सिल्वर के बाद बच्चा कॉपर का है, कॉपर का उससे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा, यहाँ पे 62 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है, देख लो पावर वाला चीज तो सेम है, बट ये नंबर बढ़ने के चलते इनका रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेटल का देख लो, मेटल का जो रेसिस्टिविटी है ना 0.0000 इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। सबसे कम रेसिस्टिविटी सिल्वर के पास है, इसीलिए सबसे कम रेसिस्टेंस कौन लगाएगा बच्चा, सिल्वर लगाएगा। अगर सभी मेटल का सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर ले ले तो उनमें सबसे कम रेसिस्टेंस कौन लगाएगा, सिल्वर लगाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस सबका लेंथ मैंने सेम कर दिया, एरिया सेम कर दिया, तो ये तो अब सबका हम सेम कर नहीं सकते, ये जिसका कम रहेगा उसका रेसिस्टेंस कम रहेगा, यानी जितना ये ज्यादा रहेगा। तुम इंसुलेटर को देखो, इंसुलेटर को देखोगे तो इनका ना प्लस के रेंज में है बच्चा, प्लस के रेंज में, ये माइनस चल रहा है, ये 10 के पावर 10 यानी 1 पे से। अगर हम बात करें ग्लास का, ग्लास का ना कुछ इस रेंज में होता है, तो चलो बीच वाला ले लेते हैं, 10 के पावर 12 ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चा कितना आएगा, 12 जीरो आएगा, ऐसे इतना ओहम मीटर है, देखो ये कितना। अब वही मेटल्स का कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो बताओ ये कहाँ आकाश, ये कहाँ पाताल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, द मेटल एंड एलॉय, एलॉय किसे कहते हैं बच्चा, बहुत सारे मेटल्स को मिला दिया जाता है ना, मिक्स कर दिया जाता है तो एलॉय बनता है। तो मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओहम मीटर टू 10⁻⁻6। अगर आप एलॉय देखो यहाँ तक, जैसे कि कॉन्स्टेंटन, एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, मैंगनीज, एलॉय ऑफ कॉपर मैंगनीज एंड निकल, नाइक्रोम, एलॉय ऑफ निकेल क्रोमियम एंड आयरन, मैंगनीज। तो ये जो एलॉय है ना, इनका भी ना 10 के पावर -6 है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यानी पावर वाइज देखा जाए तो 100 गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये -2 का कम होना मतलब 100 गुना बढ़ना, 100 गुना बढ़ना, घटना नहीं बच्चा, ये माइनस में पावर है। माइनस में ना जो छोटा होता है, जो कम माइनस में होता है वो बड़ा होता है, 10 के पावर -8 से बड़ा है 10 के पावर -6। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो एलॉय का रेसिस्टिविटी थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी इसलिए मेटल और एलॉय का जो रेसिस्टिविटी है 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 के बीच में रह रहा है। तो ये ना गुड कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनका जब रेसिस्टिविटी कम है
तो ये कम, तो ये भी कम, यानी ये कम रेसिस्टेंस लगाएंगे, ये कम रेसिस्टेंस लगाएंगे और इसलिए ये अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, इनको अच्छा कंडक्टर माना जाता है। वहीं अगर बात करें बच्चा बोथ, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया, बोथ द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वैरी विथ टेम्परेचर। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि चाहे रेसिस्टेंस हो चाहे रेसिस्टिविटी हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ऑब्वियसली रेसिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और चूंकि रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है किस पे बच्चा, रेसिस्टिविटी पर, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बट रेसिस्टिविटी ना केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेसिस्टेंस लेंथ कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, सब पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। यानी कोई भी जो एलॉय है ना बच्चा, कोई भी जो एलॉय है, इसका रेसिस्टिविटी ना इस एलॉय में जो मेटल्स है उनसे थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कि देखो कॉपर का कितना है 1.6, और निकेल का कितना है, देखो निकेल का कितना है बच्चा, निकेल का देखो यहां पे दे रखा है, निकेल का इतना दे रखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे बच्चा इन दोनों से ज्यादा किसका आ रहा है, इन दोनों से ज्यादा आ रहा है किसका, कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, -6 आ गया, पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया, -6 होना बढ़ना कहलाएगा नेगेटिव में। तो यही कह रहा है कि जो एलॉय है ना उनका कंस्टिट्यूएंट, यानी एलॉय जिन मेटल से बना है ना उन मेटल से एलॉय का ज्यादा होगा रेसिस्टिविटी, थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। एलॉय डू नॉट, लिखा है कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, जो एलॉय होते हैं ना ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं रीडली एट हाई टेम्परेचर। जो मेटल होते हैं ना बच्चा ऑक्सीजन से बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, गर्म होंगे तो और तेजी से रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन एलॉय इवन गर्म होंगे ना, हॉट होंगे तो भी नहीं करेंगे। और यही रीजन है कि दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस है, चाहे आपका हीटर है, ठीक है, चाहे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, हीटर है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, गाइजर है, तो इनमें ना बच्चा इन्हीं एलॉय को यूज किया जाता है। क्यों इन एलॉय को यूज किया जाता है कि इन एलॉय से ना, ये एलॉय क्या करते हैं, हीट देने का काम करते हैं। इनसे जब करंट जाता है ना तो ये गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर लाल हो जाते हैं और हीट देना शुरू करते हैं। अब इतने हाई टेम्परेचर पे अगर मेटल रहेंगे ना तो वो हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे, हवा में ऑक्सीजन से क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन एलॉय का रिएक्टिविटी रेट कम होता है, एलॉय वहां पे बने रहेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक जो आयरन है ये भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, या टोस्टर जो होते हैं इनमें जो फिलामेंट होता है ना, जो गर्म हो जाता है, ग्लो करता है, वो किसी न किसी एलॉय का बना होता है, जैसे नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन, ऐसे किसी न किसी एलॉय का बना होता है। क्योंकि एलॉय जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। इवन जो बल्ब होता है बच्चा, बल्ब में जो फिलामेंट होता है, एलईडी की बात नहीं करो, आजकल बच्चा एलईडी यूज हो रहा है, लेकिन जो पहले क्या आता था, इस तरह के बल्ब यूज होता था, इलेक्ट्रिक बल्ब इसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ये फिलामेंट है ना, ये टंगस्टन का बना रहता है। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो ये फिलामेंट होता है ना, ये यही ग्लो करता है। जब करंट जाता है ना तो ये हीट होके ग्लो करता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ग्लो हीट होता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, हीट होके ग्लो करता है तो लाइट देता है। तो यहाँ का इसका टेम्परेचर पता कितना होता है बच्चा, इसका टेम्परेचर होता है करीब कुछ इस तरह से, मुझे एग्जैक्टली थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट इतना कुछ होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का कुछ इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। और जो ये बल्ब है ना, इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस को निकालकर इसमें ना हीलियम या आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस कुछ भरा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट गैस होते हैं, ये मेटल से रिएक्शन करेंगे नहीं। तो ये जो फिलामेंट होगा ना, उसका लाइफ ज्यादा दिन तक रहेगा, वो मतलब टिका रहेगा।
अगर आप बल्ब को लेके उसको फोड़ दो और फिर उसको गर्म करो, वो फ्यूज हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसका फिलामेंट क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए इनर्ट इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, उसके अंदर का ऑक्सीजन निकालकर वहां पे इनर्ट गैस, आर्गन, नाइट्रोजन जैसे गैस भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा टंगस्टन। किधर है बच्चा? टंगस्टन। टंगस्टन की अगर देखा जाए रेसिस्टिविटी तो कुछ ये चौथा स्थान पे है बच्चा। ठीक है, ये फोर्थ स्थान पे है टंगस्टन। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें हम कॉपर एंड एल्युमिनियम, तो इनका ना रेसिस्टिविटी काफी कम है, इसीलिए इनका ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। मतलब जितने भी वायर पहुंचाया जाता है, जैसे कि पावर स्टेशन से गाँवों में, शहरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जाता है, ट्रांसमिशन जो लाइन्स होती है, जो पोल पे इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है, वो कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। क्यों नहीं हम सिल्वर का बनाते हैं? क्योंकि सिल्वर बच्चा काफी कॉस्टली है, इकोनॉमिकल दृष्टि से वो सही नहीं है। और कॉपर और एल्युमिनियम का देखा जाए तो सिल्वर से थोड़ा सा ही ज्यादा इनका रेसिस्टिविटी है, थोड़ा सा ही ज्यादा रेसिस्टेंस है, और ये सस्ते हैं। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर का एल्युमिनियम के यूज किया जाता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है, इसलिए फिलामेंट में यूज किया जाता है, ताकि हाई टेम्परेचर पे भी ये टिका रहे, बना रहे, मेल्ट ना करे। और जो भी एलॉयज होते हैं, इनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है, और एलॉयज भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, टोस्टर, गीजर, आपका क्या हो गया, हीटर, मतलब उनमें यूज किया जाता है नाइक्रोम को, मतलब सॉरी, उनमें नाइक्रोम का ही स्पेशली यूज किया जाता है, यानी एलॉयज को यूज किया जाता है। और जितने भी स्विच वगैरह होते हैं, जो कि हमें क्या चाहिए, इंसुलेटर चाहिए, ठीक है, वो स्पेशल टाइप के प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जो कि जिनका रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा है। देखो ये पावर प्लस में चल रहा है बच्चा, और ये कहाँ माइनस में चल रहा है। तो ये सब इंसुलेटर होते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर अगेन हम डिफाइन कर सकते हैं। एक बार हमने चार्ज के आधार पे डिफाइन किया कि अगर बहुत ज़्यादा चार्ज अवेलेबल है, किसी फ्री चार्ज अवेलेबल है, तो वो कंडक्टर होगा। कम चार्ज अवेलेबल है तो बैड कंडक्टर होगा। चार्ज अवेलेबल ही नहीं है, वो फ्री है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चा, इंसुलेटर। कुछ हमने ऐसा पढ़ा था। फिर हमने रेसिस्टेंस के आधार पे हमने डिफाइन किया कि जो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाएगा वो बैड कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। जो कम रेसिस्टेंस लगाएगा या अप्रेसिएबल रेसिस्टेंस लगाएगा, थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस लगाएगा, वो कंडक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे रेसिस्टिविटी के आधार पे भी डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे कम रेसिस्टेंस लगाएगा, रेसिस्टिविटी जिसके पास कम होगा वो कंडक्टर होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा होगा वो इंसुलेटर होगा। तो चलो बच्चा, रेसिस्टिविटी पर यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है, डेट इज 12.5 एग्जाम्पल। इसमें क्या कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी जो वायर है 1 मीटर लंबा वायर है और उसका रेसिस्टेंस इतना है 20 डिग्री सेल्सियस पर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, यानी उसी टेम्परेचर पर उसका रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, वायर का मटेरियल भी प्रिडिक्ट करना है। तो बच्चा यहाँ पे रेसिस्टेंस का फार्मूला आया था रो एल ए, क्योंकि हमें रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब यहाँ पे बच्चा जो आर है, आर का वैल्यू कितना है, 26 ओहम। और एरिया क्या होता है बच्चा, किसी भी वायर का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो सर्कुलर मतलब सर्कल टाइप का होता है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेंथ है बच्चा 1 मीटर, यानी 1 से डिवाइड करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 26। पाई का मान बच्चा होता है 22/7। ठीक है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है पाई का मान लेने के लिए। और आर यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, यानी ये डायमीटर दे रखा है, तो आर क्या हो जाएगा बच्चा, आर हो जाएगा 0.3 mm, जो कि डायमीटर है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे
तो ये पॉइंट उड़ के नीचे 0 आएगा, यानी 3/20 मिलीमीटर होगा। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 10 के पावर -3 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चा 1.5 इंटू 10 के पावर -4 मीटर। यानी इस 20 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10, 10 का पावर ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो -1, यानी हो जाएगा 10 के पावर -4, और 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम r का वैल्यू रख देंगे 1.5 इंटू 10 के पावर -4 का स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चा, कैलकुलेट करेंगे, नीचे यहाँ पे 7 आ रहा है, 1.5 के स्क्वायर हो जाता है बच्चा 2.25, और 10 के पावर -4 का स्क्वायर हो जाता है 10 के पावर -8। ये पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। तो ऊपर हो गया 26, 22, 225, 7 इंटू 100 और 10 के पावर -8। जब इसको बच्चा आप कैलकुलेट करोगे तो करीब ये इतना आता है, और इसका यूनिट हो जाएगा ओहम मीटर, ओहम मीटर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी है इतना आ रहा है उस मेटल का, और टेबल में जो टेबल दिया है ना रेसिस्टिविटी का, अगर वह मैच करोगे तो वो मैग्नीज के रेसिस्टिविटी के बराबर आता है। मैग्नीज के रेसिस्टिविटी के क्या आता है, बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि ए 4 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। मतलब एक रेसिस्टेंस का वायर है, ठीक है, और इस वायर को ना इसके ऊपर डबल कर दिया जा रहा है। यानी डबल मतलब इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दिया जा रहा है, यानी फोल्ड करके ऐसे इसी के ऊपर डबल कर दिया जा रहा है। तो कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि शुरू में रेसिस्टेंस R था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो आप फोल्ड कर दिए हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चा क्या हो जाएगा 2A। मोटा वायर हो गया ना, डबल कर दिया गया है, ठीक है। लेंथ इसका L/2 हो जाएगा। अगर इसका लेंथ L है तो नए वाला का लेंथ घट जाएगा। तो अगर किसी वायर की रेसिस्टिविटी की बात करें तो इसका मान लेते हैं कि रेसिस्टिविटी रो है, तो इसका भी रो ही होगा बच्चा, क्योंकि जो रेसिस्टिविटी है ना तो लेंथ पे ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो भाई ये इसी वायर को फोल्ड किया गया है, तो इसमें जो मटेरियल है वही मटेरियल इसमें भी है, तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। हाँ, लेंथ इसका हाफ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया, क्योंकि वायर अब मोटा हो गया। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल ए। तो यहाँ पे रो क्या है बच्चा, रो ही है, लेंथ L है और ये है, और रेसिस्टेंस कितना दिया, इस वायर का रेसिस्टेंस दिया 4 ओम, यानी 4 ओम, यानी इतना का वैल्यू बच्चा 4 ओम होगा। अब नए वाला में हम मान लेते हैं, नए वाला का रेसिस्टेंस चेंज हो गया है, तो कुछ R न्यू इसका मान लेते हैं, या चलो R डैश मान लेते हैं। तो इसका रो होगा, रो तो दोनों में सेम होगा, लेंथ हो जाएगा बच्चा L/2 और एरिया क्या हो गया 2A। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा L/4A, तो 1/4 बाहर कर लेंगे तो रो LA, और रो LA जब लेंथ L है एरिया A है, उस समय का रेसिस्टेंस कितना है बच्चा 4 ओम, 4 ओम है। तो ये 4 कैंसिल क्या आ गया बच्चा 1 ओम, यानी रेसिस्टेंस घट गया। घटना ही था क्योंकि लेंथ कम हुआ है, मोटाई बढ़ा है, क्योंकि जितना छोटा वायर रहेगा, जितना मोटा वायर रहेगा, उसका रेसिस्टेंस कम होगा। यानी आप किसी वायर को अगर ऐसे फोल्ड कर दे रहे हो, एक वायर है इतना लंबा, उसको ऐसे फोल्ड कर दे रहे हो, तो रेसिस्टेंस सीधे 4 गुना कम हो जाएगा। देखो ओरिजिनल में 4 से वैल्यू रख जाएगा। अगर किसी वायर को आप 3 टाइम्स फोल्ड कर दोगे, सपोज ये लंबा सा वायर है, इसको ना आप ऐसे 3 टाइम्स फोल्ड कर दिए, या कट करके ऐसे तीनों को ऐसे जोड़कर क्या करोगे, ऐसा एक मोटा वायर बनाओगे, तो इसका जो रेसिस्टेंस है ना, ये हो जाएगा बच्चा, रो तो सेम रहेगा, लेंथ L/3 हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पहले से 3 गुना ज़्यादा। इसका अगर A है तो इसका हो जाएगा 3A, तो इस केस में 1/9 रो LA हो जाएगा। यानी ये पहले का रेसिस्टेंस और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप जितना बार फोल्ड करोगे, 2 बार फोल्ड करोगे, तो रेसिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा।
3 बार अगर फोल्ड करोगे तो रेसिस्टेंस 9 टाइम्स कम हो जाएगा। 4 बार अगर फोल्ड करोगे तो 16 गुना कम रेसिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच कर दे रहे हैं, सपोज ये वायर है, इसको स्ट्रेच करके डबल कर दे रहे हैं, खींच के इसे पतला कर दे रहे हैं, तो इस केस में इसका अगर एरिया ए है, इसका लेंथ एल है, तो इसका लेंथ अब 2L हो जाएगा और एरिया हाफ हो जाएगा। रेसिस्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल अभी भी वही है, दोनों में मटेरियल वही है। तो इस केस में बच्चा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी नया वाला का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा यही लोगे, लेंथ हो गया 2L, एरिया होगा A/2, तो ये 2 इस बार ऊपर जाएगा तो इस बार 4ρLA हो जाएगा। तो पहले का रेसिस्टेंस क्या था बच्चा, ρLA, तो इससे ना अब 4 गुना रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो किसी वायर को स्ट्रेच करके डबल कर देंगे तो 4 गुना रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्ट्रेच करके उसको ट्रिपल कर देंगे तो 9th टाइम्स, यानी स्क्वायर से बढ़ रहा है, स्क्वायर से घट रहा है। फोल्ड करोगे तो स्क्वायर से घटेगा और स्ट्रेच करोगे तो स्क्वायर से क्या होगा, बढ़ेगा। अगर 4 टाइम स्ट्रेच कर दोगे तो 16 गुना रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन